रॉयल पैलेस खाली करो, राजा आ रहे हैं। वापस आओ राजा, देश बचाओ। नेपाल में पिछले दिनों हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर कुछ ऐसे ही नारों के साथ राजशाही की मांग कर रही है और इसी बीच हिंसक प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। इन सब की शुरुआत हुई है पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की वापसी के साथ। वही राजा जो अकूत संपत्ति के मालिक हैं, साथ ही उन पर अपने ही बड़े भाई के परिवार को खत्म कराने का आरोप है। लेकिन आखिर ज्ञानेंद्र अब तक कहां थे? उनकी वापसी का मकसद क्या है? क्या नेपाल में राजशाही वापस लौटेगी? ये खत्म कैसे हुई थी? ज्ञानेंद्र के बारे में हम क्या जानते हैं? नेपाल में अशांति के पीछे की बड़ी वजहें क्या है? सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए 9 मार्च 2025 की, जब काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए। ये सभी नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थक थे। इन्होंने सीएम योगी के पोस्टर भी हाथ में लिए हुए थे। ये सब राजशाही के साथ ही हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे थे। नेपाल में पिछले कई सालों में ये पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हों। अब इन्होंने सीएम योगी के पोस्टर क्यों लिए हुए थे, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ताजा हालात पर बात कर लेते हैं। नेपाल में राजशाही को वापस लाने, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग घायल हैं। 28 मार्च को हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई है। तिनकुने में एक इमारत में तोड़फोड़ की गई, उसे आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके हैं। इसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये प्रदर्शन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में हो रहा था, जिसे नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का समर्थन हासिल है। नेपाल में इस हिंसक झड़प के लिए लोकतंत्र समर्थक पार्टियों ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहराया है। अब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र कौन है, वो अब तक कहां थे, उनका सीएम योगी से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सत्ता से 16 सालों से दूर हैं, लेकिन जिस लिहाज से उनका समर्थन हो रहा है, जाहिर तौर पर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि ज्ञानेंद्र का विवादों से भी पुराना नाता है। उन पर कई संगीन आरोप लगे हैं, जैसे भतीजे के जरिए अपने भाई राजा वीरेंद्र के पूरे परिवार को खत्म करा देने का आरोप। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र साल 2001 में एक बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम में नेपाल की राजगद्दी पर उस वक्त बैठे थे जब युवराज दीपेंद्र ने राज परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर डाली थी। आज भी ये सवाल अनसुलझा है कि क्या राजा वीरेंद्र के पूरे परिवार के खात्मे के पीछे साजिश ज्ञानेंद्र की ही थी, जो सत्ता हासिल करना चाहते थे। ये संयोग कैसे हो सकता है कि उस रात पार्टी में ज्ञानेंद्र शाह मौके पर नहीं थे? इतना ही नहीं, ज्ञानेंद्र शाह का पूरा परिवार भी पार्टी में नहीं था। कहा जाता है कि पूरी साजिश में कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र का रोल भी था। कुछ सालों तक राजा ज्ञानेंद्र बतौर हिंदू शासक नेपाल पर राज करते रहे, लेकिन उनका कार्यकाल इसी तरह के विवादों से भरा रहा था। लोकतंत्र के राज के साथ उनकी कभी नहीं बनी। हालांकि साल 2006 में नेपाल में राजशाही का अंत हो गया और 2008 में वहां नया संविधान लागू किया गया। ज्ञानेंद्र सत्ता से तब से दूर हैं, लेकिन तब से अब तक नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और 13 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है वो भी पूरी तरह से गठबंधन और समर्थन के सहारे ही चल रही है। वहीं राजा ज्ञानेंद्र आज भी अकूत संपत्ति के मालिक हैं। उनकी जायदाद 2008 में $100 मिलियन थी। नेपाल में उनके कई होटल हैं, चाय बागान हैं। वो नेपाल के बड़े इन्वेस्टर भी हैं। नेपाल में मौजूदा वक्त में भ्रष्टाचार और महंगाई भी चरम सीमा पर है। इसके अलावा भारत से रिश्ते बिगड़ने के चलते नेपाल के मध्य क्षेत्र के लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत से आयात निर्यात और व्यापार पर असर पड़ने से इस इलाके के लोगों का जीवन काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में नेपाल की जनता के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि राजशाही के दौरान नेपाल ज्यादा स्थिर और समृद्ध था और ज्ञानेंद्र की वापसी के साथ ही राजशाही की मांग भी तेज हो गई। यानी कि ज्ञानेंद्र इस मौके का फायदा उठाने की ताक में पूरी तरह से हैं।
नेपाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी की चर्चा भी जोरों पर है। दरअसल ज्ञानेंद्र की रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ के पोस्टर दिखाई देने के बाद ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। नेपाल में ज्ञानेंद्र की वापसी और योगी आदित्यनाथ के नाम को जोड़कर कई तरह के किस्से और कहानियां भी गढ़ी गई हैं। इनके बारे में आगे आपको बताएंगे। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सियासत में एक्टिव होने से पहले पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बाकायदा एक मुलाकात की थी। इस मुलाकात की एक तस्वीर भी मीडिया में सामने आई थी, लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, किस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई, इस बारे में ना तो ज्ञानेंद्र ने कुछ कहा और ना ही योगी आदित्यनाथ ने कोई जानकारी साझा की। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि नेपाल जहां 81% हिंदू आबादी है, वहां योगी आदित्यनाथ को एक आदर्श हिंदू नेता के रूप में देखा जाता है। ऐसे में ज्ञानेंद्र और योगी की मुलाकात को नेपाली मीडिया खास नजरिए से देख रही है और इसे नेपाल की सियासत से जोड़कर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में कैसे अब हिंदू राष्ट्र की मांग तेज होने लगी। लेकिन नेपाल लंबे वक्त तक दुनिया का इकलौता आधिकारिक हिंदू राष्ट्र था। 1768 में पृथ्वीनारायण शाह द्वारा नेपाल के एकीकरण के बाद से यहाँ की राजशाही ने हिंदू धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा दिया। 1950 के बाद यहाँ ईसाई आबादी बढ़ना शुरू हो गई थी। माओवादी आंदोलन और जन आंदोलन के बाद राजशाही का अंत हो गया। 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने नेपाल को एक सेक्युलर देश बनाने का फैसला किया। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाल की लगभग 81% ज्यादा आबादी हिंदू है। वर्ल्ड क्रिश्चियन डेटाबेस की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियनिटी दुनिया भर में नेपाल का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन चुका है और इसी को लेकर अब राजशाही समर्थकों ने ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग शुरू कर दी है। वहीं हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल की ओली सरकार ने अब बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सुरक्षा को पूरी तरीके से बदल दिया है। जितने भी सुरक्षा कर्मी उनकी ड्यूटी पर लगे थे उन सबको बदल दिया गया है, साथ ही उनकी सुरक्षा को घटा भी दिया गया है। पहले जहां ज्ञानेंद्र शाह को 25 सुरक्षा कर्मी मिले थे, अब महज 16 सुरक्षा कर्मी ही उनकी सुरक्षा में हैं। इसके अलावा ओली सरकार ने ज्ञानेंद्र पर जुर्माना भी ठोका है। उनका कहना है कि जो भी नुकसान इन हिंसक प्रदर्शनों में हुआ उसके जिम्मेदार ज्ञानेंद्र ही हैं। अब देखने वाली बात है कि नेपाल में ये हिंसक प्रदर्शन कब तक चलते हैं। क्या वाकई नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा और वहां पर राजशाही की वापसी होगी और इसके बाद क्या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।